हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपना चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग आज कुछ कंजर्व क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंजर्व क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स में हम लोग ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी प्रोसेस में हमेशा कंजर्व रहती है उन्हें हम कंजर्व क्वांटिटीज़ कहते हैं फिजिक्स में। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग कुछ कंजर्व क्वांटिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन की गई है, विभिन्न बलों द्वारा नियंत्रित किसी भी भौतिक घटना में कई राशियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं तथा कुछ विशिष्ट राशियां समय के साथ नियत अचर रहती हैं। ऐसी राशियां जो समय के साथ नियत रहती हैं संरक्षी राशियां या कंजर्व क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, इन नियमों को संरक्षण नियम कहते हैं। तो ये समय के साथ कैसी रहती है? अपरिवर्तित, चेंज नहीं होती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ चेंज हो जाती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होती। जो क्वांटिटीज़ चेंज नहीं होती उन्हें हम कहते हैं कंजर्व क्वांटिटीज़। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या क्या है वो आज हम देखेंगे। तो इसमें जो पहली कंजर्व क्वांटिटी आ रही है या कंजर्व जो कंजर्वेशन लॉस फॉलो करते हैं तो वो है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। तो पहला कंजर्वेशन लॉ है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इसके अनुसार विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश, विद्युत आवेश हम सभी जानते हैं। जैसे परमाणु होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित होते हैं। तो जो ये कंजर्वेशन लॉ है वो ये कहता है कि आप के जो ये जो चार्ज हैं इनका आवेश कहीं से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये शुरू से ही, जब से यूनिवर्स बना है, जैसे बिग बैंग की थ्योरी जो आई है उसमें जो बताया गया कि पार्टिकल्स एक सूक्ष्म एक सूक्ष्म स्थिति से बड़े विस्फोट के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैल गए थे। तो उसी में ही ये सब चार्ज पार्टिकल्स आए थे और ये चार्ज कहीं से ऐसे नहीं किए गए थे, उत्पन्न किए गए थे। तो बिग बैंग तो हाल ही के अभी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में एक एज्यूम किया जाता है कि ऐसा हुआ था। एक्सपेरिमेंटली अभी तक कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो चार्ज ये माना जाता है कि शुरू से ही थे। तो चार्ज को ना तो उत्पन्न किया गया है ना नष्ट किया गया। उससे पहले की थ्योरी अवेलेबल नहीं है। आज की थ्योरी में हम इतना जानते हैं कि चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज हमेशा से है। आज भी जो इलेक्ट्रॉन हमारे आसपास जैसे किसी परमाणु में होगा, आप पानी पीते हैं। अब पानी क्या होता है? पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O। अब H2O में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन क्या है? एक परमाणु है। अब हाइड्रोजन के परमाणु के अंदर क्या क्या? इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। प्रोटॉन भी है, हालांकि न्यूट्रॉन उसमें नहीं है। 1H1 हाइड्रोजन का परमाणु, जिसके एक प्रोटॉन होता है नाभिक में और उसके नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाता रहता है। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है परमाणु की, हाइड्रोजन के परमाणु की। तो हाइड्रोजन का परमाणु जो काफ़ी पुराना, ये जो परमाणु होगा जब टाइम में बना होगा पहली बार, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में फ्यूज़ होकर जब इन्होंने एटम बनाया होगा करोड़ों साल पहले, तो ये करोड़ों साल पुराना प्रोटॉन, करोड़ों साल पुराना परमाणु हाइड्रोजन का, ये जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना होगा काफ़ी करोड़ों साल पहले ये भी। तो ये जब से चला आ रहा है वही जल हमारे आसपास घूम रहा है। जो जल का जो जल आप किसी या पानी आप किसी गिलास से पीते हैं तो उसमें जो जल के परमाणु हैं या जल के जो अणु हैं वो बहुत ही करोड़ों करोड़ों साल पुराने हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। तो यही इसका नियम है कि जो आवेश हैं वो हमेशा आवेश अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। उन्हें आप एक जगह से एक दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकते। नीचे एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण कांच की छड़ को रेशम, जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्थानांतरण हो रहा है आवेश का एक एक से दूसरे में। ऐसा नहीं हो रहा है कि चार्ज उत्पन्न हो गया, चार्ज का स्थानांतरण हो गया है। ठीक है। दूसरा एक से इसके बाद जो लॉ आता है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नाउ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। कि जो ऊर्जा है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है या की जा सकती है। जैसे कि कोई पार्टिकल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो आप उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है आपका जो इंडक्शन चूल्हा होता है, इंडक्शन कुकिंग चूल्हा। तो
उसमें क्या होता है कि आप उसे प्लग से बिजली से कनेक्ट कर देते हैं सॉकेट में, उसका प्लग लगाते हैं, ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है वो। और हम इससे किस बर्तन में जो इंडक्शन पॉट्स होते हैं उनका यूज़ करके किसी भी वस्तु को गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का यंत्र है। इसी तरीके से जो आपका आयरन होती है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं आप लोग, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में। अब कुछ अलग भी होते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जनरेटर होता है, आप उसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल क्या होता है, डीजल या पेट्रोल डालते हैं, जनरेटर चलता है, जनरेटर क्या करता है, आपको बिजली पैदा करके देता है। तो ये सब एनर्जीज़ के डिफरेंट फॉर्म है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आ रही, केवल एक फॉर्म चेंज होकर दूसरी फॉर्म में जा रही है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तीसरा पॉइंट आ रहा है द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम, सॉरी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। कि जो अच्छा, आप लोगों ने एक इक्वेशन है आइंस्टीन की, बहुत फेमस इक्वेशन, इसे हमेशा याद रखिए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, जो बताती है कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के समतुल्य है। यानी अगर कहीं कोई मास को मास को डिस्ट्रॉय होता है, मास का डिस्ट्रक्शन होता है, मास कहीं ख़त्म होता है, तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी उत्पन्न होती है। अगर कहीं पे कोई मास का डिस्ट्रक्शन होगा तो उतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी के अमाउंट के बराबर, जो इस क्वेश्चन से आप निकाल सकते हैं। या फिर आप ऊर्जा को अगर आप किसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, कोई प्रोसेस है उसके द्वारा आप ऊर्जा को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास भी एक तरीके की एनर्जी है, उसे पोटेंशियल एनर्जी में आता है वो। नॉर्मली तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा द्रव्यमान में। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिए, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, फिर भी याद रखेंगे। डेल्टा यहाँ पे चेंज ऑफ मास है, जो मास खत्म हो रहा है या बन रहा है। तो डेल्टा एम का यूज़ कर रहे हैं आप कहीं पे, मतलब नॉर्मली एम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एम जस्ट अ डिनोशन कि डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, जो मास खत्म हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, एनिलेट हो रहा है या बन रहा है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया, नाभिकीय संरचना में नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान नाभिकीय द्रव्यमान से अधिक होता है। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति नाभिकीय बंधित ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। हालांकि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आगे का है, और आप लोग इस 11वीं क्लास में हो। अभी हम लोग आगे कुछ चैप्टर से पढ़ेंगे कि जब परमाणु का, जो एक परमाणु होता है उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का भार, प्रोटॉन और नाभिक का भार, और जो पूरे परमाणु का भार होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो बैलेंस होता है उसमें पूरा इक्वली नहीं बैठता है। उसमें कुछ अमाउंट होता है द्रव्यमान का जो कहीं पे बैलेंस में दिखता नहीं है, कहीं पर वो लॉस होता है, तो इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट की के इक्विवेलेंट जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वही एनर्जी न्यूक्लियस को या परमाणु को बांधे रखने में काम आती है। तो यह हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वेल, जो फोर्थ आ रहा है इसके बाद, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण, जब इसमें कोणीय संवेग का फॉर्मूला दे रखा है, एल इजिकल टू आई ओमेगा। उदाहरण, जब कुमार घूमते जग पर गीली मिट्टी रख देता है तो जड़त्व अगुण का मान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चाक के घूर्णन का कोणीय संवेग कम हो जाता है। कुमार के चाक का कुल कोणीय संवेग दोनों स्थितियों में नियत रहता है। यानी कोई चीज़ अगर किसी चीज़ पे बल आघूर्ण शून्य हो, कोई चीज़ घूम रही है तो घूमती रहेगी। आपने जड़त्व का नियम पढ़ा होगा, जो ये कहता है कोई चीज़ जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा जब तक उसके कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ऐसी अगर कोई चीज़ घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करती रहेगी जब तक उसमें कोई भारी बल ना लगाया जाए। तो यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसमें लास्ट एक नियम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हालांकि यहाँ पे लीनियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रेखीय संवेग है तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो ये एक स्टेट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है, तो उसकी गति अब वैसे ही रहेगी अगर उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इस बार बल आ रहा है, पिछली बार कोई बाहरी बल था, इस बार भी कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तो कोई ऑब्जेक्ट का मोशन कर रहा है तो वो मोशन वैसे ही करता रहेगा, या उसके अंदर जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ट्रांसफ़र जो होगा वो इक्वल रहेगा। अगर आपके पास जो मोमेंटम है किसी घटना से पहले और कोई टक्कर हो रही है, तो उस टक्कर के बाद भी मोमेंटम इक्वल ही रहेगा दो ऑब्जेक्ट्स में। जस्ट लाइक आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा बच्चों ने कैरम खेला होगा। कैरम के गेम में एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर के बाद आप जो बीच में और गुटियाँ रखी होती हैं उनको आप हिट करते हैं जब स्ट्राइकर से,
तो पहले स्ट्राइकर गोटी जो रखी होती है दूर, वो स्टेशनरी स्टेट में होती है। आप स्ट्राइकर से अपने हाथ से स्ट्राइकर को हिट, मतलब जब हिट करते हैं तो स्ट्राइकर मूव करता हुआ उस गोटी को हिट करता है, फिर स्ट्राइकर रेस्ट में जाता है और गोटी आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये मोमेंटम ट्रांसफ़र है कि जो इस मोमेंटम आपने स्ट्राइकर को दिया था, वही मोमेंटम स्ट्राइकर ने आगे गोटी को दे दिया और ये मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। तो ये मोमेंटम जो है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जब किसी बंदूक द्वारा गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक पीछे की ओर हटती है। देखिए, अक्सर कभी आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा हो या किसी को लाइव आपने देखा हो कोई शूट करते हुए, गोली चलाते हुए, तो उसमें अगर आपने देखा हो कि लोग जो शूटिंग कंपटीशन भी होते हैं जहाँ बंदूक का यूज़ करते हैं, तो जब बंदूक से गोली को ट्रिगर करते हैं तो गोली तो आगे जाती है और एक झटका पीछे की ओर लगता है। ये भी एक रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम के कारण ही होता है, जो झटका हमें फील होता है। जितनी स्पीड से गोली आगे जाएगी मोमेंटम से, उतना ही मोमेंटम पीछे लगेगा। यहाँ स्पीड नहीं, मोमेंटम की बात है कि मोमेंटम और स्पीड में डिफरेंस होता है। स्पीड को हम स्मॉल v से शो कर रहे हैं जैसे यहाँ पे है, जबकि मोमेंटम संवेग होता है mv, जहाँ m क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो मूव करने वाला है। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, संवेग, और इस संवेग का जो संरक्षण है वो फॉलो रहता है, हमेशा पालन करता है उस नियम का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने आज जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं फिजिक्स के, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। इनको अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। पिछले जितने भी हमारे जो इसमें चैप्टर के डिस्कशन हुए हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। आई होप आप लोग सही नोट्स बना रहे होंगे। इसके भी आज जो कंजर्वेशन लॉज हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, इसके भी आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। और इसके बाद कोई भी डाउट होता है अगर आपको आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको पहले बताया कि कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन करिए, मोस्ट प्रॉब्ली उसका सोल्यूशन वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वेल, टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।